मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक सिस्टेट वाला में आपका स्वागत है। और मैं ईवीएस का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2021 को हुआ था वो कराऊंगा और कुछ विस्तार से भी बातें करेंगे। तो आप पूरे कंसंट्रेट बना के पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सुने, है ना, किस तरह से ऑप्शन को चुनना है और सही ऑप्शन लगाना है ना। तो हम बात करेंगे बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में। आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अतः ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। यानी कहने का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उसका निस्तारण करना है, तो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें वायु प्रदूषण हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ दिखाया गया है भूमि की भराई, है ना, और कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना और भस्म करना। तो आप देख सकते हैं कि भूमि से भराई ये तो हो नहीं सकती, और दूसरा है कंपोस्ट। ये तो कंपोस्ट आप समझते ही हैं, जिससे क्या ये कंपोस्ट खाद होती है ना। तो इससे तो प्रदूषण होगा ही नहीं। और कृमियों से खाद बनाना ये भी आपका नहीं होगा, है ना। इसमें जो है भस्म करना, जब भी कोई ठोस पदार्थ को हम भस्म करेंगे तो उससे धूल कण उड़ेंगे जिससे वायु प्रदूषण हो जाएगा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर डी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। कहता है कि वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में फिलिंग द ब्लैंक्स है, कौन सा कारण होगा। तो कहता है ऐसे स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित है, तो वो वहाँ के लोगों में आपको वहाँ के लोगों में क्या चीज़ देखने को मिल सकता है। तो पुनर्वास नहीं हो सकती, है ना। स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन ये भी नहीं हो सकता। पुनः स्थापन ये भी नहीं हो सकता, यानी कि स्थानांतरण लोग कर जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से ऑप्शन को पहचानना है, उसके बाद बनानी है ना। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले इसमें पहचानिए कि टैपियोका का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात है कि मूली तो इसमें हो नहीं सकती, है ना। कप्पा, अदरक तो है जो हमारे तरफ होती है ना। और मैंने कि ये जो है ना टैपियोका रियल चीज़ है जो केरल के लोग खाया करते हैं ना। वहाँ नारियल का जो है, नारियल से कुछ बनता है, खाने का पदार्थ है जिसे हम टैपियोका कहते हैं। और शकरकंद है, शकरकंदी ये भी हमारे तरफ होती है, तो ये केरल में नहीं होती है ना। तो यानी कि ये 3 ऑप्शन आपका गलत है और कप्पा जो है सही है। यानी टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है। हम बात कर रहे थे इस पे, टैपियोका जो है केरल का खाद्य पदार्थ है ना, केरल में खाया जाता है इसको। तो आप अच्छी तरीके से देखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता है कि हांगकांग में निम्नलिखित में कौन सा भोजन लोकप्रिय है। हांगकांग जो है चीन का है, और यहाँ पे तो समजैन नहीं होगा, मापू टॉफी भी नहीं होगा, सुशी भी नहीं होगा, यानी कि लिंग हु फेन ये जो है वहाँ का फेवरेट है और वहाँ लोग खाया करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किस प्रकार के पक्षी के चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि किस प्रकार जो चोंच है मीट को काटने और खाने में काम लाई जाती है। तो इसका है हुक जैसी चोंच, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुक जैसी चोंच जो रहेगी मीट को काटने और खाने में काम आती है। तिनकोनी चोंच जो है नहीं होगी, सीधी और पतली चोंच भी नहीं होगी, और लंबी पतली सुई जैसी चोंच नहीं होगी, है ना।
तो अगला क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन जो है तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो अध्यापिका जो है बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, है ना, और बताना ये चाहते हैं कि जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपको डोसा नहीं बनेगा जल्दी से, है ना, इसलिए ये गलत है। और डोसा नहीं बनेगा, अंडे का सैंडविच नहीं बन सकता, कस्टर्ड नहीं, यानी भेलपूरी जो है जल्दी से बन जाया करता है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कहता है पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है, यानी कि पटचित्र जो है जो कहाँ का जो है परंपरागत पेंटिंग है। तो ये जो आपका आंसर है उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। तो उड़ीसा में जो है हस्तशिल्प जो है परंपरागत रूप से पटचित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, है ना। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। यानी कहने का अर्थ है कि महामारी जो जैसे कोरोना हुआ था सभी को, है ना, हमारे देश में महामारी चल रही थी, तो उस समय बताया गया था कि डॉक्टर लोग सलाह देते थे कि आपको विटामिन सी युक्त भोजन करना है। तो सबसे पहले हम इसमें चुनेंगे कि विटामिन सी किस में होती है। तो विटामिन सी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोयाबीन है ना, सोयाबीन चीन से आया है, ऐसे सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ सोयाबीन है, इसको भी हम गलत कर लेंगे, है ना। और आ जाइए, तो इसमें तो 2 ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों में जो है आपका विटामिन क्या पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन पाया जाता है। बात कर रहे थे विटामिन सी की। यहाँ दूध का ऑप्शन है ना, तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। डी आपका राइट आंसर होगा। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इसमें जो है आपका क्या कहता है, विटामिन सी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर झूम की खेती होती है। तो हमारे बिहार में झूम की खेती नहीं होती, उड़ीसा में भी झूम की खेती नहीं होती, उत्तराखंड तो पहाड़ी एरिया, यहाँ तो होती नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ है कि मिजोरम, इसका राइट आंसर है मिजोरम में झूम की खेती होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अगले नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर है। कहता दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। कहता है कि दक्षिण भारत में वैसे फसल जो काटने वाले पर्व हैं, तो कौन सा ऐसा माने कि दक्षिण भारत जो है वो कौन सा है पर्व जो फसल काटने के खुशी में मनाया जाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। कहता है पोंगल, उदाई, बिहू, है ना, लोहड़ी, ये सारा नहीं, इसका आपका आंसर राइट जो होगा सी होगा। ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, ये जो है फसल कटने के बाद, है ना, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कहता बरली जनजाति बरली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। कहने का अर्थ है इसको कि बरली जनजाति जो होती है बरली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध होती है जो कि बनती है। तो ये घास और पत्थरों से बनता है। कैसे बनता है? घास और पत्थरों से, है ना। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता। पहली बात है कि आपका उत्तर प्रदेश है जो टॉप में पड़ता है, माने कि टॉप ऊपर से आ जाइएगा।
तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके बाद नीचे है ना उत्तराखंड, और इन्हें थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा तो आपको मैप में आपको इस तरह के जो मैप होती है भारत की, है ना, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश है जो यहाँ पर है, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा थोड़ी ही गुजरेगी। कर्क रेखा जो है आपका बीच से गुजरता है। तो बीच से गुजरने का मतलब है कि कर्क रेखा जो गुजरेगी तो यानी कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश है, ये कट गया, है ना। आपका उड़ीसा डॉन में पड़ता है, इसमें भी आपका नहीं गुजरेगा, है ना। जब भी गुजरेगी तो छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से होके। और राज्य हैं, है ना, उधर है त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। आपको मैप के सहारे हम सब समझा देंगे, है ना, जब हम क्लास इसका डिटेल्स लाएंगे। तो फिलहाल जो आपको क्या कहता है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 रास्ते इसमें अवेलेबल है जिससे होके कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। आप कह रहा है कि जो अजय जहाँ है वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है। तो पहले तो वो भोपाल में है, जो मैप में इस तरफ पड़ता है ना, यहाँ पे पड़ता है मैप में। और पुदुचेरी गंगटोक है जो यहाँ पर है, जो त्रिपुरा, मिजोरम ये सब पड़ती उधर है। तो यहाँ से इस तरह से मैप बनाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो ये पड़ रहा है कहाँ पड़ रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर और पूरब, है ना, उत्तर पूरब में। तो उत्तर पूर्व इसमें जो ऑप्शन है वही होंगे, तो उत्तर पूर्व सी में है। तो इस प्रकार से आपको मैप की क्लास जब होगी तो उसमें समझाया जाएगा, है ना। और आप क्या करें, मैप को अच्छी तरीके से पढ़ लें और उनके राजधानी को भी पढ़ लें, ताकि कोई भी शहर दे और या तो फिर उसके राजधानी से दे, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके कि कौन सा राज्य कहाँ है और किस तरफ पड़ता है ना। तो जिस जिस राज्य की बात करेगा वहाँ पे सेंटर बना के आपको मैप बना लेना है और उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का डायरेक्शन दे देना है और फिर देखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ रहा है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। कहता है इसमें कौन सा ऐसी सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो होती है, जो कहीं दूसरे दूसरे देश से आ जाया करती है ना। तो हम वैसे पक्षी को हम बताएंगे जो दूसरे राज्यों, दूसरे देश से आ जाया करते हमारे देश में। तो इसमें से सही जो आंसर जो आपका हो जाएगा वो छोटी जल रंग है, इसको सिस्टंट भी कहा करते हैं, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। उनके मित्रों ने वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कातारोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, है ना, कि इटली से भारत आना है। उसके मित्रों ने उसे कहा, उसे वहाँ से इटालियन चीज़ जैसे पनीर लाने को कहा। तो कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ से लाना इटालियन उसको, है ना, चीज़ पनीर, उसे कैसे लाया जाए ताकि वो खराब ना हो, है ना। तो इसमें डिब्बा बंद का ऑप्शन तो गलत है ना। निर्जलीकरण, है ना, लवण साल्टिंग जिसको कह सकते हैं। निर्बाध पैकिंग करेंगे, यानी कि जब तक उसमें हवा नहीं जाएगी, एकदम निर्बाध रहेगा, तो वैसे अवस्था में भोजन जो है खराब नहीं होता है। तो इसी में बंद करके यानी कि निर्बाध पैकिंग उसको कर देना है, उसके बाद लाने से वो भोजन खराब नहीं होंगे, है ना।
में एक ईवीएस की शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। कहता है एक जो है ऑनलाइन कक्षा है, उसकी अवधि में एक शिक्षिका जो है पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन बच्चा दृष्टि बाधित है, तो उन्हें किस तरह से उसको पढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कहता आवाज़ के संदेश को साझा करना है। दृष्टि बाधित आप समझ रहे हैं, उसे दिखाई नहीं देता होगा, है ना, तो देखने में प्रॉब्लम है या फिर दिखता नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो आवाज़ में संदेश साझा करके, सही बात है ना, उसको आवाज़ के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। दूसरा है कि ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सही बात है। हम जब तक व्याख्या नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं मौखिक रूप से, तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो दृष्टि बाधित है, और दृष्टि बाधित है तो वो देख नहीं सकता, तो वो सुन ही सकता है। तो यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड ए भी जो है वो एक सही है। सहपाठियों के द्वारा व्याख्या, ये भी सही बात है। हम सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करवाएंगे ताकि वो सुनेगा और सुन के सीखेगा। कहता है ठोस अनुभवों का उपयोग करके, कहता है ये आपका अनुभव कराना जो है आपका नहीं होगा, है ना। इसमें ए बी सी जो है आपका ए सही हो जाएगा, डी गलत है ना। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है श्रवण बाधित का मतलब सुनता नहीं है। श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि श्रवण बाधित बच्चा है और उसकी आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षक को ऑनलाइन शिक्षण की रूपांतरण करना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। सबसे पहले बात हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सटीक हो सकता है। बच्चों के प्रति में है ना, शिक्षक के प्रति नहीं होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। कहता ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता देकर, चलिए ये तो ठीक है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, उपशीर्षक के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना चाहिए। सही बात है, अधिक दृश्यों का उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है लगभग सभी चारों ऑप्शन जो हैं बच्चों के प्रति हैं, है ना। जब भी ऑनलाइन कक्षा होती रहेगी तो हमें क्या करना है, एक विशेष शिक्षक की सहायता दे करके उसे समझाना है ना। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, चारों ऑप्शन जो है बच्चों के प्रति है, हित के लिए है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या कहता है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा योगात्मक आकलन का उपकरणों का, ये भी गलत है। कहता है स्व आकलन का उपकरणों का, स्व आकलन यानी कि उसको स्व आकलन करना है खुद से, है ना। डी नंबर है रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरण। पहले हमने काट लिया था रचनात्मक और योगात्मक दोनों का। रचनात्मक होता है जो हम क्या कहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम किसी चीज़ को पूछते हैं, यहाँ तो अभिरुचि करना है हमें, है ना। तो ये दो ऑप्शन तो होगी नहीं, यानी क्या है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। कहने का अर्थ है कि वीएस के शिक्षिका हैं या फिर शिक्षक हैं, जो भी हैं अध्यापक हैं, और अनुकरण की विधियों को समझाने के लिए विद्यार्थियों को क्या करते हैं ना, क्रियाकलाप देने का निश्चय करते हैं। तो ये कौन सा उपयुक्त होगा, आपको ये बताना है ना। तो कहता है चित्र के साथ जो है चार्ट तैयार करना,
ये गलत चीज़ है। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना ये बड़ी बात नहीं है और पॉजिटिव उतना लगता नहीं है। चलिए तो हम देख लेते हैं इसके बाद भी का ऑप्शन। चलिए अभी बीज को गमले में लगाना, तो इससे तो ये क्रियाकलाप होगी नहीं, है ना। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, यानी कहने का अर्थ है वीडियो क्लिप दिखाना। ये सारा चीज़ जो नहीं, सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी भी बीज को, या मूंग हो या अन्य तरह कोई भी बीज हो, तो उनको क्या है अंकुर होते ये देखने का मतलब ये नहीं कि देखते ही रहना। देखने का अर्थ ये है कि हम बीज लगाएंगे तो वो धीरे धीरे निकलेगा, तो हमें उसको देखना है ना। कि आज सुबह शाम दोपहर इस तरह से टाइमिंग जो भी आप बना लें उसे आकलन करना है, देखना है। तो निकलते हुए देखना सबसे बेटर होगा, है ना, और कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा उससे, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक की सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों को ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ है कि अध्यापिका जो हैं अपने अपनी छत या खुले भी क्षेत्र जहाँ भी है एक कटोरा रखने के लिए बोलते हैं, और बाद में कहते हैं ना कि एक सीट तैयार करना है कि उस अनाज को जो रखा है ना, अन्न को रखा है, उन्हें कौन कौन सी पक्षियाँ जो हैं खाने के लिए आती हैं, एक ब्यौरा देना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आप बच्चों के लिए सही आंसर क्या है ना, क्या पॉजिटिव है बच्चों के लिए। कहता छात्रों को घर में व्यस्त रखना, ये गलत है। नेगेटिव वर्ड होती है व्यस्त रखना, है ना, ये नहीं होगा। दूसरा है छात्रों को उनके पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पे है, ये भी नहीं है ना। चलिए सी नंबर पढ़ते हैं, देखते चलना है कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सबसे बढ़िया हो सकता। कहता पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। सही बात है ना। हम ये पहचानेंगे कि आखिर कौन सी पक्षियाँ क्या खाती है, और उनके माने उनका अवलोकन करना, खान पान की आदत को पहचानना है कि कौन से पक्षी कौन, ये सबसे सटीक है। चलिए अगला में पढ़ लेते हैं। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। आपका डी सी नंबर जो है राइट है ना। ऑप्शन जो सी है वो बच्चों के लिए अवलोकन के लिए, है ना, कौशल विकसित करना सबसे बेटर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा साधन पर्यावरण के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों का इकट्ठा कर सकता है? आप ध्यान से सुनिए। कहता कौन सा साधन है जो पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो आप ध्यान दीजिए, कौन सा नेगेटिव पेपर पेंसिल परीक्षण कभी नहीं करना है, बच्चा को कार्यपत्रक नहीं देना है, क्रम निर्धारित करना, रेटिंग स्किल ये नहीं करना, यानी कि आपका दृष्टांत अभिलेख जो है ये राइट आंसर आपकी होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? पहले आपको ये समझना है कि ये कहना क्या चाह रही है ना। कहता है कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया, है ना। कोई हमारे देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं, तो उन्होंने कक्षा जो चला रहे थे उसमें उत्सवों पर विचार विमर्श किया, और विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है ना।
इतनी सारी संस्कृति के लोग मेरे रहते हैं देश में, लेकिन फिर भी कुछ जो है आम है, मिलता जुलता है, पूरे देश में मनाए जाते हैं। वो कौन सी माने कि इतनी विभिन्नताओं होने के बावजूद भी लोग हैं ना जो सभी मना लेते हैं, लगभग सभी संस्कृति के लोग उसे मना लेते हैं। उस पर्व को बड़ा उत्साह के साथ है ना, हर्ष उल्लास के साथ मना लेते हैं। तो इस कक्षा में कौन सी संकल्पना का जो है कक्षा में विचार करने की कोशिश किया जा रहा है। तो विभिन्न संस्कृतियों में एकता, ये नई चीज हो सकती है ना। दूसरा, उत्सवों में कोई संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, ये सारा गलती है। कहता उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं, ये भी गलती होगा। हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, कहता है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जीवन में उत्सव का मूल्य क्या है, उसकी महत्व क्या है, वो उसमें क्या दिखाना चाहता है, भाईचारा है या नहीं, ये चीज़ विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जीवन में उत्सवों का क्या प्रभाव होता है, क्या मूल्य होता है ना। इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। कहता एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण के तकनीक का शिक्षण दे रही है। कहता एक ग्रामीण अध्यापिका विद्यालय के अध्यापिका है, वो भोजन संरक्षण यानी भोजन को किस तरह से बैक्टीरिया जीवाणु का इससे बचाना है, तो उसके तकनीकों को शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, यानी कि सबसे उत्तम क्या होगा। तो चलते हैं देखते हैं ऑप्शन में कौन सी सबसे बढ़िया ऑप्शन होगी, है ना, जो हित के लिए होगा, बच्चों के लिए, जिसे आसानी से वो समझ सके और ज़्यादा सीख सके। कहता अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों को चार्ट बनाकर उपयोग करना, ये गलत बात है ना, कि चार्ट बना के हम उपयोग करें उस चीज़ को। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। देखिए किसी लिमिट चीज़ में उसे बांधना नहीं है, किसी चीज़ को ऐसे चीज़ को दिखा दे और समझा, ऐसी चीज़ नहीं हो, है ना। चलिए कहता विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतित करना और छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, है ना, ये भी नहीं। चलिए और अगला पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। कहता अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का, देखिए सही बात है, बच्चों को घुमाइए, है ना, घुमा के अवलोकन कराइए, दिखवाइए। तो ये सारा सबसे ऑप्शन जो होता है सबसे इफेक्टिव होता है, सबसे प्रभावशाली होता है। तो यानी कि डी जो इसका ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, इसीलिए इसका राइट जो हो जाएगा आपका डी नंबर होगा। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता है एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह विभिन्न में से किन संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं। कहता है कि एक अध्यापिका है जो एनसीईआरटी के एक पाठ 2 का फुलवारी पढ़ा रहे हैं, एगो पाठ पढ़ा रहे हैं, और शिक्षण के लिए निम्न से किन साधनों का उपयोग कर सकती हैं। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है जो अच्छा होगा बच्चों के लिए। कहता है भारत का मानचित्र, चलिए, मधुबनी की चित्रकला, ठीक है, विभिन्न स्थानीय फूल, है ना, कार्यपत्र, यानी कि इसमें चारों हम भारत के मानचित्र को हम दिखा के बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है, क्या चीज़ होती है। जैसे बिहार के मधुबनी जिला में आपको, है ना, बोचाहा गांव में आपको मध्य निषेचन होती है, और चित्रकला जो है, सॉरी, मुजफ्फरपुर में मिस्टेक हो गया, है ना, मुजफ्फरपुर में आपका जो है लीची की बगीचा होती है, वहाँ पे आपको क्या होती है, मधुमक्खी पालन किया जाता है ना। तो मधुबनी में आपका ये चावल के आटे से चित्रकला दीवारों पर की जाती है। तो ये बच्चा को कहता है, तो है ना, तो ये सारा चीज़ जो है हम बता सकेंगे। मधुबनी चित्रकला के बारे में बताएंगे, मैप के सहारे भी बताएंगे बिहार में मधुबनी जिला कहाँ है ना।
विभिन्न स्थानीय फूल को भी हम दिखा करके बता सकते हैं बच्चों को कार्य पर, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सही होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। यानी कहने का अर्थ है इसे कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति जो है संवेदनशील करना है, तो कौन सा विधि जो है प्रभावकारी हो सकता है। तो वाद विवाद करना, है ना, ये उतना ऑप्शन क्लियर नहीं है। समाचार पत्र की क्लिप दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना, ये 3 ऑप्शन जो है इफेक्टिव नहीं है। समाचार पत्रों से पढ़ के बच्चों को तरह तरह के जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है ना। तो इसीलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथा व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। कहता है, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे को प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है। तो आपको बता दें कि सामाजिक मीडिया, ये तो आपके, चलिए दूसरा नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र और रेडियो, ये सारी चीज़ों से हमें उतना इफेक्टिव नहीं होगा, संवेदनशील नहीं होगा। आपको क्या करना है, नुक्कड़ नाटक करके व्यवसाय की रूढ़िवादी को हम, है ना, ज़्यादा संवेदनशील करेंगे। देखते होंगे आप स्कूल में या तरह तरह के नाटक किया जाता है ताकि बच्चों को एकदम आसानी से सीख सके, है ना। हम इसी चीज़ को आसानी से सिखाने के लिए भी हम तरह तरह के अपने क्लास में, वर्ग में, है ना, हम करवाया करते हैं, नाटक भी करवाया करते हैं ताकि बच्चों को सीधा इससे संपर्क हो सके और वो सीख सके, है ना। एक कहानी माध्यम से आसानी से सीख पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। कहता है, पर्यावरण अध्ययन के लिए को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए इस चीज़ को, क्वेश्चन में कौन सी बातें सटीक होगी जो आपको बैठाना है ना। तो चलिए देख लेते हैं। कहता पर्यावरण के अधिगम, है ना। तो पर्यावरण के अधिगम, तो पर्यावरण के साथ अधिगम नहीं हो सकता। पर्यावरण पहला में सेट नहीं होता, ठीक है। पर्यावरण के बारे में अधिगम, चलिए ठीक है। पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, ये भी ठीक है। पर्यावरण के लिए अधिगम, ये भी सही है। पर्यावरण के मध्य अधिगम, देख लीजिए ई सेट नहीं करता है, के साथ वाला भी सेट नहीं करता है। पर्यावरण के लिए मध्य वाला तो मैंने पहले ही काट दिया था, इसलिए नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है। कहता है, अध्यापक ने, बढ़िया समझना है क्योंकि इसमें ज़्यादा लेक्चर है। तो कहता है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचों में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है। कहता है, ध्यान से सुनिए। बच्चों को एगो कहा कि आप जाओ, विद्यालय के बगीचा था, उसमें पौधे में फूल ढूंढने को कहा। तो बच्चा ने देखा ना कि कुछ में फूल नहीं है, कुछ में फूल हैं। तो बोला कि जे कुछ में तो फूल नहीं है। तो अध्यापक कहता है ना कि तुम उसे देखते रहना, और कितने दिन में, माने कि देखते नहीं रहना, बराबर उसको पे नज़र रखना, उस फूल पे आते कि कितना दिन में उसमें फूल निकलता है ना।
तो ये क्या करना चाहता है, आखिर अध्यापक है जो इस काम को देने का उनका उद्देश्य क्या है। तो हम ऑप्शन से समझेंगे कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है। पहले है कि प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। सही बात है, हम तो देखेंगे ना भाई कि 2 दिन में 4 दिन में आया तो कुछ तो रिकॉर्ड दर्ज होगा, पहला तो कुछ ठीक है। चलिए, छात्रों में जिज्ञासुकता। सही बात है ना, इससे हम बच्चों में जिज्ञासु बढ़ा सकते हैं। कथा प्राकृतिक सौंदर्य कि अजूबे देखना, ये कोई तरीका नहीं है। अजूबा सौंदर्य हमें क्या देखना, बल्कि जिज्ञासु कर सकते हैं। फूलों के पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, है ना। ये जो 2 ऑप्शन आपका है जो सही नहीं लगती, यानी कि आंकड़ा दर्ज करेंगे, छात्रों में जिज्ञासा को भी हम विकसित करेंगे, इसीलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कहता है ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर किसी व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। कहता है कि वो ट्रैफिक है, देखे होंगे आप, है ना। जो चौराहा होता है, रेड लाइट होती है, यानी कि चौराहे पे जो रेड लाइट यानी लगता है, चौराहा वाला बल्ब जो होते हैं। तो ट्रैफिक स्थल पर, चौराहे पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने वाहन को बंद नहीं करते। जब हम किसी चौराहे से गुजरते रहते हैं तो वहाँ पे रेड लाइट होती है, तो हम गाड़ी को रोक लेते हैं ना। और रोक लेने के बाद हम क्या करते हैं कि कितना ऐसे होते हैं जो गाड़ी बंद कर लेते हैं, और कितना है जो इंजन को बंद नहीं करते, गाड़ी बंद है वैसे ही रहने देते हैं। तो एक ईवीएस की शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की कि आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो गाड़ी बंद नहीं करते हैं, माने चालू ही रखते हैं। कहता वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती हैं, माने इस पे चर्चा करके वो क्या चाहते हैं कि आखिर क्या वो हो, है ना। माने कि बच्चों में क्या विकसित किया जा सकता है इस पे चर्चा करके। तो हम देखते हैं वायु और ध्वनि प्रदूषण। सही बात है ना। इस पे तो हर चीज़ को बात किया जाएगा, वायु पर, ध्वनि पर, है ना। तो ये तो सही है। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना। सही बात है कि नवीकरणीय जो होता है, जो फिर से बना सकते हैं, फिर से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जैसे सूरज का प्रकाश है जो फिर से नया नया हो जाता है ना। हम जितना भी यूज करें फिर से हो जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय एक बार हम इस्तेमाल कर लेने के बाद वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाते। तो ऐसे मुद्दों पे भी बात करना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं शिक्षिका उसको। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग। कहता हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी बातें होंगी उस क्लास में। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। सही बात है ना, कि हमें सरकार को बताना चाहिए, सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए कि क्या कैसे क्या करना है, सारी चीज़ पे गाइडेंस लाइन होनी चाहिए, है ना। तो ये सारा जो ऑप्शन है लगभग सही है। तो सही है सब, तो इसमें तो सभी पे बात कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। लीजिएगा, कहता एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों और पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, उसे चर्चा का उद्देश्य है। कहता है कि एक शिक्षिका है जो अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों के पर्वों, यानी पर्व जो होती है, त्यौहार होते, उसके दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें जो है क्या विकसित करना चाहती हैं उनकी शिक्षिका जो हैं, तो छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि करना। हाँ, उनमें तो रचनात्मक वृद्धि करना, यानी कि उस जो हम किसी भी क्रिया, कोई भी काम करते करते जो भी चीज़ हम सीखते हैं करते हैं वो रचनात्मक होती है, ये सही चीज़ है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। सही बात है, जब पहले ही बता रही थी कि हम कुछ है जो अपने घरों के पर्वों के दौरान जो हम सुसज्जित कर सकते हैं और स्थानीय पदार्थों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी सही है। स्थानीय विक्रेताओं की सहायता करना, है ना। जो स्थानीय विक्रेता हैं हम उसे भी सहायता कर सकते हैं, बता सकते हैं उनके बारे में। कहता है कि
यह साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती हैं। जो वस्तुएं स्थानीय हैं, है ना, दूर से लाना नहीं पड़ रहा है, तो वैसे वस्तु तो सस्ती होगी क्योंकि अवेलेबल बगल में हो जाएगा। तो जो आसपास में अवेलेबल है तो ऐसे चीज़ों को हम सस्ते में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसको लाने और ले जाने का खर्च तो होगा नहीं, तो वस्तु तो सस्ती मिलेगी ही, है ना। तो इसमें सारी बातें जो हैं ऑप्शन के जो सभी सही हैं। तो ए और बी, सी और डी लगभग बात सभी सही है, पॉजिटिव है, इसीलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने ईवीएस का जो पेपर आपका 20 दिसंबर वाला था, जो मैंने पूरा ऑनलाइन वाला करवाया है ना। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी भी, है ना। तो फिर हम कंटेंट का क्लास लाएंगे, कंटेंट का, है ना। ये सारे मैंने प्रीव्यूअस कराया। चलिए मैं फिर अगले जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ तो उसे लेकर के आएंगे और आपको हम बताएंगे। मैं सारी क्लास को लेकर के आऊँगा, है ना। ईवीएस हो गई, है ना, ये तो ईवीएस का क्लास है, बाल विकास, सभी का हम लेके आएंगे। आप निश्चिंत रहें, सारी ऑनलाइन क्लास में जो प्रीवियस है करा देंगे। तो गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।